गणित का सीखना सिर्फ गणित जैसे एक विषय को सीखना नहीं है। आपका गणित का सीखना ज़िंदगी को जीने के तरीके को सीखना है। हो सकता है थोड़ा सा फिलोसफिकल वो लग रही हो बात, बट इट इज़ द फैक्ट। नमस्कार बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होगे। नए सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है। अभी अभी आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो जैसे ही सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो आप मान लो नए सेमेस्टर की शुरुआत हो चुकी है। और नए सेमेस्टर में हम लोग बात कर रहे हैं एक मैथमेटिक्स के पेपर की। पिछले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 जो था उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ हाथ आजमाया था अपना वेक्टर कैलकुलस के साथ में, और चूँकि उसमें और भी कोर्सेज़ को हमें कंप्लीट कर रहे थे तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को मैं देख रहा था। इस बार मेरी कोशिश रहेगी कि इस कोर्स को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से कर पाएँ। इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल चैलेंज। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 1, और मैथमेटिकल 2 की जो पहली यूनिट है दैट इज़ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम ODE कह रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मूल जानकारी मेरे ख्याल से आपको 12th क्लास के सिलेबस में मिली होगी। 12th क्लास का जो आपका सिलेबस होता है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी कुछ चीज़ें उसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी चीज़ें होती हैं, और जिनको क्या आप पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपके पास एक बेसिक सा आइडिया कुछ रहता है। अब हम पहले बिना बहुत ज़्यादा डीप में जाए कि कैसे इसके तरीके होते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं, जरा हम सोचते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज कहाँ करते हैं, क्यों ज़रूरी है इसको सीखना। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको सॉल्व देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ODE को हम क्यों पढ़ सकते हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अभी हाल ही में हम सब एक ऐसी समय से गुजरे हैं जो लंबे समय तक हम लोगों के जहन में रहेगा, और इस महामारी का जो समय था उसका सबका अनुभव लगभग लगभग बुरा ही रहा है। अब उस दौरान हम कुछ शब्द सुनते थे, कुछ वर्ड्स थे जो बहुत आम जैसे हो गए थे, जैसे कि इन्फेक्शन रेट ऐसा है, पीक अभी आना बाकी है, पीक आने वाला है, पीक जनवरी में आएगा, पीक फरवरी में आएगा, और क्वारंटाइन हो गए हैं लोग, घरों में बंद हो गए थे, तमाम तरह के इस तरह के वर्ड्स फैल रहे थे। अगर कभी आपने समाचार पत्रों में देखा हो तो एक कोई ग्राफ बता रहे थे कि भाई ये इन्फेक्शन रेट है और ये समय है, तो पीक ऐसे आएगा, ये पीक सितंबर में आने वाला है या अक्टूबर में आने वाला है, इस तरह की कुछ बातें होती थी, न्यूज़ में काफ़ी होता था। अब कभी आपने सोचा हो कि कौन से पीक की बात कर रहे हैं, कोई ग्राफ आपको दिखाया गया तो ये ग्राफ कौन बना रहा है, इस ग्राफ को कैसे बनाया गया, ये कौन सा पीक है। अब पीक है इसका मतलब इधर भी ढलान होगी, इधर भी ढलान होगी, तो ये इन्फेक्शन रेट टाइम के साथ बढ़ा और बढ़ करके अधिकतम हुआ, फिर कम क्यों होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए बढ़ता ही जाए, हम पीक की बात क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके सामने आने चाहिए या आए होंगे लोगों के कि पीक की बात क्या हो रही है, इन्फेक्शन रेट कैसे हो रहा है, किस अब सिर्फ आपने देखा होगा डाटा आता है कि हमने वैक्सीन लगाने की दर बढ़ा दी, इससे हम बीमारी पे कंट्रोल कर ले गए हैं। तो ये सब कैसे कंट्रोल हो रहा था, ये सब किस गणित से रिएक्शन किस गणित से ये कंट्रोल हो रहा था। उस गणित के मूल में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो आप समझ लीजिए कि उस समय जो भी आप वो टर्म इन्फेक्शन रेट और पीक और ये सब कुछ जो भी आप सुन रहे थे वो इसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ही एक एक्सटेंशन से वो निकल रहा था। जब देखते हैं हो क्या रहा था, मान लीजिए किसी समय किसी शहर की पॉपुलेशन P है, वो पॉपुलेशन जो कि ग्रसित हो रही है, जो वायरस से बीमार हो रही है, और हो क्या रहा है कि हमने मान लो 24 घंटे का समय लिया, हम 24 घंटे में कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं इसके बारे में जान रहे हैं। तो हमने समय कितना ले लिया, हमने समय ले लिया dt मतलब चेंज टाइम इंटरवल जो है वो समय ले लिया 24 घंटे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि dt यानी 24 घंटे में कितने लोग वायरस से ग्रसित हुए। ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ग्रसित हो गई होगी, उसमें ऐसा हम लोग सुनते थे ना कि आज 4000 लोग, फिर कल 18000, एकदम से आंकड़ा बढ़ना शुरू हो जाता था, फिर अगले दिन 16000, फिर अगले दिन 60000, फिर अगले दिन 2 लाख, इस तरह से रेट बढ़ रहा था। तो हमने कहा 24 घंटे में कितने लोग बीमार हुए। अब 24 घंटे में कितने लोग बीमार हुए ये इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि जहाँ की स्टडी कर रहे हैं वहाँ की आबादी कितनी है। आबादी ज़्यादा है, लोग पास पास हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा था। तो सीधी सी बात है, ये जो
बीमार होने वाले, वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोगों की जो रेट है, इसको रेट कहते हैं, मतलब समय के साथ कैसे वो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन है। ये किसके प्रोपोर्शन होता है? पी के, यानी पॉपुलेशन के। वो पॉपुलेशन जो कि उस शहर में, उस इलाके में, उस राज्य में या उस एरिया में है जहाँ की हम स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए जो लॉकडाउन वाला था वो इसीलिए था। लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? लॉकडाउन का मतलब हुआ ये पी कौन सी जनसंख्या है? वो जनसंख्या जो एक दूसरे से मिल रही है, बाजार में मिल रही है, सड़क पे मिल रही है। अगर हम इनको घरों में बंद कर दें तो पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी जो कि एक दूसरे से मिल रही थी, जो कि वायरस को फैला रही थी। तो ये हो गया dp/dt, यानी इन्फेक्शन की रेट पॉपुलेशन पे डिपेंड कर रही थी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर यहाँ करेंगे तो हम यहाँ एक कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, और ये जो कांस्टेंट था ये था इन्फेक्शन रेट, कि मतलब 24 घंटे में कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो जा रही थी, इस पॉपुलेशन का कितना हिस्सा इतने समय में इस रोगग्रस्त हो जा रहा था। तो यहाँ से आर की वैल्यू आई थी। जो इन्फेक्शन रेट हम लोग कहते थे कि इन्फेक्शन रेट 0.5, 0.9, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 1.22 हो गया, इस तरह से जो हम लोग बात करते थे वो ये चीज़ है। तो ये मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये है ग्रसित होने वाले लोगों की संख्या, ये जितने समय की बात हो रही है, और ये है उसकी डिपेंडेंसी। अब क्या हुआ फिर उसके बाद सरकार ने क्या किया, ये जो ग्रसित हो रहे लोग इनको कैसे कंट्रोल किया? इनको कंट्रोल करने के लिए उसने पी को कम कर दिया। पी कैसे कम किया? लोगों को घरों में बंद कर दिया। जैसे ये पी कम हुआ, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है पर्टिकुलर टाइम में बीमार होने वाले लोगों की संख्या कम होना शुरू हो गई। ये अपने आप कम होना शुरू हो गया। लेकिन एक समय बाद ऐसा आने लगा, लोग घरों में रह नहीं पाए, अब मतलब बहुत सारी मजबूरियां भी थी उसमें, उनको बाहर जाना पड़ा रोजगार के लिए, उनको बाहर जाना पड़ा रोजी रोटी के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस पी को हम कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि अब लोग सड़क पे थे, लोग बाहर थे काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने रोजगार के लिए बाहर थे। फिर सरकार ने एक बहुत बड़ा लेवल पे आंदोलन कह लो चलाया, उन्होंने वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की। अब वैक्सीन बननी शुरू हो गई, लेकिन वैक्सीन शुरू में जो उसकी अवेलेबिलिटी थी वो कम थी, जो कि प्रोडक्शन कम था। तो ये हुआ, मान लो कि हमने x अमाउंट में वैक्सीन वहाँ पर देनी शुरू कर दी। अब जो x अमाउंट की वैक्सीन है, यहाँ माइनस साइन क्यों लगा रहे हो? ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो ये dp/dt था, मतलब समय के साथ जो लोग बीमार पड़ रहे थे उनकी संख्या को ये कम कर रहा था। वैक्सीन लगी, लोगों के अंदर एक प्रतिरक्षा प्रणाली डेवलप हुई, और उस प्रतिरक्षा प्रणाली की वजह से लोग ठीक होना शुरू हुए। लेकिन इस बात का बहुत बड़ा रोल था कि एक तो आर जो है ये लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, लोगों को बीमार कर रहा है, एक्स जो है वो लोगों को रिकवर करा रहा है, उनको ठीक करा रहा है। अब आप खुद ही सोच सकते हो, अगर ये वाला टर्म यानी वैक्सीन के द्वारा रिकवरी वाला टर्म अगर बड़ा हो जाए, अगर ये बड़ा हो जाता यानी माइनस का टर्म बड़ा हो जाता, तो इस पूरे का फैक्टर क्या आता? नेगेटिव। और dp/dt नेगेटिव होने का मतलब है समय के साथ साथ लोग कम बीमार पड़ रहे हैं या ठीक ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर वैक्सीन वाला ये टर्म इस बीमार करने वाले टर्म से कम पड़ गया तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होता, यानी लोग वैक्सीन होने के बावजूद भी तेज़ी से बीमार हो रहे होते। ये बिल्कुल सिंपल सा टर्म है। अभी इसमें हमने क्वारंटाइन होने का फैक्टर नहीं जोड़ा, अभी इसमें हमने हर्ड इम्यूनिटी का फैक्टर नहीं जोड़ा, अभी इसमें हमने और बहुत सारे फैक्टर नहीं जोड़े हैं कि किसी को ऑटोमेटिकली वन फेज का लगा है या किसी को एक बार हो चुका है उसको दोबारा इम्यून हो चुका है, वो सारे फैक्टर नहीं जोड़े। लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर ये इक्वेशन बन गई है। तो हमारे पास क्या हुई, ये एक इक्वेशन बन गई है। मान लो हम इसमें से कुछ बात करते हैं। सपोज हमने कहा कि हम 500,000 या 500 लोग, सपोज हमने 500 लोगों को प्रतिदिन हर 24 घंटे में वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया, और हमारी वैक्सीन ऐसी है लगते ही लोग ठीक हो जा रहे हैं, सपोज ऐसा मान लें। और ये जो इन्फेक्शन रेट है ये 1/2 है। 1/2 होने का यहाँ पे ये मतलब है, इससे 100 लोग थे, अगले 24 घंटे में 100 का हाफ यानी 50 उसमें और जुड़ गए, तो 100 और 50 और जुड़ गए, तो कुल मरीज अगले दिन 150 हो गए। लेकिन हमने 500 वैक्सीन लगा के उनको ठीक कर दिया। लेकिन अगर हमारी जनसंख्या है कितनी, 1000 है, हाफ का मतलब है 1000 में 500 अगले दिन और जुड़ गए, 1500 हो गए, लेकिन हमने ठीक कर पाए केवल 500। तो इस तरह से हमारे इन दोनों टर्मों के बीच में एक टसल चल रहा होता है।
अब इसका हमें इक्वेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। ये जो आप लिख रहे हो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है हम एक आंसर निकालेंगे पी के लिए, जो पॉपुलेशन है जो इन्फेक्ट हो रही है उस पी के लिए, लेकिन उस पी के अंदर टाइम का भी रोल होगा, उस पी के अंदर इस हाफ का भी रोल होगा, उस पी के अंदर इसका भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा जो वैक्सीन आप लगा रहे हो। अब खुद ही आप सोचो, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ग्राफ आएगा, जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन हमने सीखना है कैसे निकालना है। जब हम सोल्यूशन निकाल के उसका ग्राफ बनाएंगे तो जब देखिए ग्राफ कितना इंटरेस्टिंग आएगा। ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक संख्या हो जाएगी 1000, उसकी एक ये बेस लाइन होगी। और हमारे ग्राफ कैसे आएंगे? हमारे ग्राफ ऐसे आएंगे, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे हम लोग आगे बात करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसको ग्राफ के रूप में अगर लिखें तो हमारा आंसर ऐसा आएगा। और आप खुद सोचो, ये आंसर आपको समझना है, यही तो आपको मैथमेटिक्स में सीखना है कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? ये एक्सिस है वो पॉपुलेशन जो इन्फेक्ट हो रही है, ये है टाइम। अब देखो 1000 लोगों की एक, मान लो एक शहर है जिसकी आबादी 1000 है, लेकिन उस शहर की आबादी 1000 से ज़्यादा है, सपोज ये 1200 है। तो इसका मतलब ये है कि आप वैक्सीन भले लगा रहे हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी उस शहर के अंदर। बढ़ने की ये रफ्तार है। आज एक दिन, फिर अगले 24 घंटे, अगले 24 घंटे, अगले 24 घंटे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर आबादी ज़्यादा थी, आप वैक्सीन केवल 500 लगा रहे थे। तो आप जितने लोगों को ठीक कर रहे थे उस इन्फेक्शन रेट की वजह से, उससे ज़्यादा हर दिन लोग इन्फेक्ट हो रहे थे। तो हर दिन 100 50 लोग ऐड एक्स्ट्रा होते जा रहे थे। जैसे मान लो 1200 हुए, आपने 500 ठीक किए तो उसमें 700 हुए, फिर अगले दिन 1400 लोग बीमार पड़ गए, आपने केवल 500 ठीक किए, 1100 बचे। 1100 के अगले दिन 1700 बीमार पड़ गए, आपने केवल 500 ठीक किए तो 1200 बचे। तो ये जो 700 से 900, 1100, 1300, 1500 लोग जो है, ये जो एक्स्ट्रा है जो बीमार पड़ते जा रहे हैं वैक्सीन होने के बावजूद भी। तो इस तरह से हमारी जो रेट है वो इस तरह से बढ़ रही है। अगर हमारी जनसंख्या पहले से और ज़्यादा होती 1500, तो इसका मतलब ये 500 और कम पड़ते, तो वहाँ पर हर समय के साथ साथ तेज़ी से लोग जुड़ते बीमार होने वाले हैं। तो जो ये बढ़ने की रफ्तार है ये थोड़ा और तेज़ हो गई होती। वहीं मान लो हमारे शहर की, हमारे इलाके की आबादी कम है, 1000 से कम है। 1000 से कम होने का मतलब है कि ये जो वैक्सीन है ये जब लगती तो ज़्यादा मात्रा में लोगों को ठीक करती और कम मात्रा में लोग बीमार पड़ते, क्योंकि आबादी वहाँ की कम है। तो किसी वजह से वहाँ पर जो रेट है वो बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार नहीं कर पा रही, क्योंकि जितने लोग बीमार कर रहे हैं उसको आप कवर अप कर ले रहे हो वैक्सीन के थ्रू। तो होगा क्या, समय के साथ साथ आपके इलाके की जो बीमारी की दर है, जो पी है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल हैं, वो कम होना शुरू हो जाते। तो इस तरह से, और ये सही बात भी, अगर इसको आप इंट्यूशन के रूप में सोचो कि सही तो है, सही बात है, लॉजिकली बिल्कुल सही है। इसीलिए सरकार हमेशा आंकड़ा देती थी कि हमने आज 1 करोड़ वैक्सीन लगा ली, हमने इस शहर में इतने वैक्सीन बांटे, इतने वैक्सीन लगवाए और लोग वैक्सीन लगवाएं। तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल होता है, ये मैथमेटिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, ये इस तरह की समस्याओं को बताती हैं, हमें उनका हल देती हैं। अब जब इसको IIT कानपुर के प्रोफेसर मनेंद्र एक हैं, वो इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे थे, उसमें सारे फैक्टर जोड़ रहे थे, कोरोना के वैक्सीन का फैक्टर, लोगों की इम्यूनिटी का फैक्टर। तो उससे जो ग्राफ बना रहे थे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का था, उसमें और सारे फैक्टर होंगे तो इस तरह ग्राफ नहीं आएगा, थोड़ा इस तरह ग्राफ आएगा। उसके आधार पर वो इस तरह के पीक के बारे में बात कर रहे थे कि पीक हमारा इस तारीख को आना चाहिए। तो गणित डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करके वो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एवरीवेयर, आप हर तरफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पाते हो। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा है F = ma, F = ma। नाउ व्हाट इज A? A इज d2v/dt²। F = m d2v/dt²। अगर हम वेक्टर में ना लिखें तो सिंपल ऐसे लिखें, तो यहाँ पर आपके पास d2v/dt² = f/m आ जाता है। ये भी एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप कोई पेंडुलम को ऑसिलेट करता हुआ देखते हो, हमने कुछ, आप जैसे घड़ी में देखते हो ऑसिलेट हो रहा है, झूला झूल रहे हो आप, तो वहाँ पर भी कुछ इस तरह से d2θ/dt²
प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसकी सहायता से हम उस झूलते हुए झूले उस पेंडुलम की एनालिसिस को कर सकते हैं। तो आप अगर प्रॉपरली मैथमेटिकली सोचें तो आप हर तरह की समस्या को, हर तरह की सिचुएशन को जहाँ कुछ बदल रहा है समय के साथ, जगह के साथ, स्पेस के साथ, उन सबको इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो एक सिंपल सी 1 ऑर्डर की थी, ऐसे ही 2 ऑर्डर की हो सकती है, ऐसे ही और भी डिफरेंट ऑर्डर की विथ मैनी कॉन्स्टेंट्स आपको इक्वेशंस मिलेंगी। तो हमारा जो सिलेबस होगा उसमें हम इसी तरह से पाएंगे। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में हमें सिर्फ इस तरह की इक्वेशन दे दी जाती है, ये नहीं बताया जाता है कि ये इक्वेशन LCR सर्किट की इक्वेशन है, वहाँ पे इस तरह काम देगी, या ये इक्वेशन किसी डायनेमिकल प्रॉब्लम की है, किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की है जो स्पंज से टकरा रहा है, जो दीवार से बाउंस बैक हो रहा है, ये सब नहीं बताते हैं। वो हमें सिर्फ बहुत सारे प्रॉब्लम दे देते हैं और कहते हैं भाई इनको सॉल्व करना सीखो। आने वाले समय में आपको अलग अलग सिचुएशन में इस तरह की प्रॉब्लम जब मिलेंगी तो आपने चूंकि सीख रखा है तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर देना। लेकिन जब हम ये तरीके सीख रहे होते हैं तो बहुत बड़ा इशू आता है मोटिवेशन का। कोई हमें बता तो दे ये क्या कर रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगी, अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगी कहाँ, ये हमें थोड़ा सा आभास हो जाए तो हमारी जो ललक होती है सीखने की वो थोड़ा सा बढ़ जाती है और उसी बढ़ी हुई ललक से हम इन कठिन तरीकों को भी सीख लेते हैं। देखो गणित जो है इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ वैलिड फैक्ट, नो वन कैन डिनाई। और अगर आसान होता तो ये सब लोग इसको कर रहे होते। इट्स नॉट अ वेरी इजी काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको सिर्फ मैथमेटिक्स के तरीके नहीं सीखने हैं, आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। आपको अपनी सोच के साथ, अपनी दिनचर्या के साथ, अपने एटीट्यूड के साथ परिवर्तन करने होंगे। आपको ऐसे समय आएंगे जब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होगे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको करते रहना है, आपको सीखते रहना है, तब तक सीखते रहना है जब तक आप सीख ना जाओ। तो आप का गणित का सीखना सिर्फ गणित जैसे एक विषय को सीखना नहीं है, आपका गणित का सीखना जिंदगी को जीने के तरीके को सीखना है। हो सकता है थोड़ा सा फिलोसफिकल वो लग रही हो बात, बट इट इज़ द फैक्ट। नेवर से मतलब जो ना एक नेवर डाई वाला अप्रोच जो होता है कि हार नहीं मानेंगे, करते रहेंगे जब तक हो ना जाए, ये अप्रोच जो होती है गणित हमको सिखाती है, वो हमारी परीक्षा लेती है। नए तरह के मसल्स आपको चाहिए अपने दिमाग में विकसित करना ताकि आप इनको सीख लें। अगर आप कसरत करना शुरू करें तो शुरू में जब आप कसरत करना शुरू करते हैं तो आपके शरीर में दर्द होता है। वो दर्द ऐसा होता है कि आपको कसरत करने की आदत से छुड़ा भी सकता है कि मत करो कसरत, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन उस दर्द को सहकर ही लोग अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आपको भविष्य दिख रहा है, एक अच्छा स्वास्थ्य का भविष्य दिख रहा है, तो आप कसरत के दर्द को सहोगे। गणित के साथ भी ऐसा है। एक इंजीनियर होने के नाते आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, अच्छे इंजीनियर होने के नाते आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गणित के साथ जुड़ा रहता है। इसीलिए इस विषय को आप सीखें, मनोयोग के साथ सीखें। इसको ऐसा न करें कि हम इसको छोड़ देंगे। कष्ट होगा, कष्ट को सहते हुए सीखो। अपने आप से दुराव होगा, उसके बाद सीखो। गणित को जरूर सीखना है। और मेरा मकसद जो ये है, जो मेरी अप्रोच रही है, वो ये है कि हमेशा इसके साथ एक इंट्यूशन अपने साथ रखो कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाई वी आर डूइंग। ओके, चलिए फिर अगली क्लास में इसके हम जो यूनिट के टॉपिक है उनको कवर करते हैं, जो तरीके हैं उनको सीखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।